देवरानी जेठानी की एक कमरे की सुहागरात। रणवीर और डिंपल कमरे में बिल्कुल अकेले थे। पूरा कमरा गुलाब के फूलों और कैंडल की लाइट्स की रोशनी से भरा हुआ था। तभी बिस्तर पर दुल्हन के जोड़े में बैठी डिंपल रोमांटिक अंदाज में कहती है, बाहों में चले आओ हमसे सनम, क्या पर्दा हो हमसे सनम, क्या पर्दा। तुमने बुलाया और हम चले आए। जान, पता है डिंपल डार्लिंग, इस रात के लिए मैंने कितना इंतजार किया है। फाइनली आज हमारी सुहागरात है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा रणवीर कितना रोमांटिक है। ऐसा कहकर रणवीर डिंपल का घूंघट उठाकर उसे गले से लगाकर जैसे ही उसके गाल पर किस करता है, तभी संजय जोर से चिल्लाकर उसे जगाता है। अबे ओ छोटे, उठ। अबे क्या अपने भाई का चीरा रन करके छोड़ेगा? भैया, आप तो क्या, मैं फिर से सुहागरात का सपना देख रहा था। हाँ मेरे इमरान हाशमी, अब चल सो जा। अभी हमारी शादी और सुहागरात में पूरे 2 दिन 12 घंटे बाकी हैं। चल अब सो जा, और अब तू 1 इंच भी मेरे पास मत आना। अपने भाई संजय की ये बात सुनकर रणवीर शर्म से पानी पानी होकर पिलो से मुंह ढककर सो जाता है। और 2 दिन बाद शादी का दिन आता है। कौशल्या और हरी बड़े ही धूमधाम से अपने दोनों बेटे संजय और रणवीर की बारात लेकर बैंक्वेट हॉल में आते हैं, जहां पूरी विधि विधान से डिंपल और जिया से दोनों भाइयों की शादी हो जाती है और बारात दुल्हन के साथ घर लौटती है। जिया बहू, डिंपल बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। सासू माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, आप बता दीजिए मेरा बेडरूम कहाँ है। हाँ मम्मी जी, मुझे भी मेरा कमरा बता दीजिए। बहू चलो, मैं तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। कौशल्या अपनी दोनों बहुओं को एक कमरे में लाकर कहती है, बहू ये रहा तुम दोनों का कमरा, आज से तुम दोनों देवरानी जेठानी को यहीं रहना है। एक ही कमरे में साथ रहने की बात सुनकर डिंपल और जिया कहती हैं, मगर सासू माँ, हम दोनों देवरानी जेठानी एक ही कमरे में कैसे रह सकती हैं? आफ्टर ऑल पति पत्नी का एक पर्सनल कमरा तो होना चाहिए। देखो बहू, जो है यही है। जरा ठहरो, मैं तुम दोनों देवरानी जेठानी की परेशानी अभी दूर किए देती हूँ। ऐसा कहकर कौशल्या कमरे के बीचों बीच एक पर्दा डालकर चली जाती है, जिसके बाद दोनों के पति कमरे में आकर पर्दे के पार्टीशन में चले जाते हैं। तभी रणवीर रोमांटिक अंदाज में कहता है, ये क्या डिंपल डार्लिंग, आज हमारी सुहागरात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, फिर तुमने मुंह क्यों सुजा रखा है? एक कमरे में 2 कपल, ये भी कोई बात हुई? अपनी फर्स्ट नाइट को लेकर क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, सारे अरमानों पर पानी फिर गया। बेबी गुस्सा थूक दो ना। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए डार्क चॉकलेट लाया हूँ। इस तरह जहां रणवीर और डिंपल में नोक झोंक हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ संजय और जिया का भी ऐसा ही हाल था। क्या बेचारे पति दोनों देवरानी जेठानी को एक कमरे की सुहागरात के लिए कन्विंस कर पाएंगे? जिया, इस शादी के जोड़े में तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मगर तुम मुझे जहर लग रहे हो। अरे सासू माँ को जरा सी भी सेंस नहीं। अरे जाने दो ना जाने मन, चलो अब वक्त खराब मत करो। इस तरह दोनों भाई अपनी सुहागरात की शुरुआत करते हैं। तभी जिया की नजर फर्श पर चिपकी छिपकली पर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, अरे मेरी माँ, चिल्ला क्यों रही हो? अभी तो मैंने मैच शुरू भी नहीं किया। रणवीर, लगता है जेठ जी जेठानी जी के बीच बैटिंग बॉलिंग शुरू हो गई। अरे डिंपल डार्लिंग, चिंता मत करो, चौका तो पहले हम ही मारेंगे। रणवीर ऐसा बोल ही रहा होता है, तभी कमरे के बीचों बीच लगा पर्दा टूट जाता है और दोनों देवरानी जेठानी की नजर एक दूसरे से मिल जाती है। तो वहीं दोनों भाई भी एक दूसरे को देखकर शर्मा जाते हैं। अरे कहाँ गिरी? अरे डिंपल, मुझे क्या देख रही हो? मेरे कॉट का बटन गिर गया, उसे देखो, ढूंढो। इसके बाद दोनों देवरानी जेठानी पर्दे को दीवार से बांधकर अपने अपने पतियों से नाराज होकर सो जाती हैं। मगर गर्मी के कारण चारों की नींद नहीं आती। तभी सुबह के 4 बजते ही कौशल्या दोनों देवरानी जेठानी को जगाने कमरे में आती है। छोटी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, चलो उठ जाओ। ये सही है, सारी रात मच्छरों ने सोने नहीं दिया और अब जरा सी नींद आते ही माँ जी ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। दोनों देवरानी जेठानी कमरे से बाहर आती हैं। अरे उठ गई मेरी बहुओं, चलो अच्छा है, जल्दी से काम खत्म कर लो। दोनों बहू काम खत्म करके नाश्ता बनाती हैं और नाश्ता करके उनके पति काम पर चले जाते हैं
और रात को घर आकर सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। रणवीर, सो रहे हो क्या? नहीं तो। चलो ना फिर आज कुछ तूफानी करते हैं। ऐसा कहकर डिम्पल जैसे ही रणवीर के करीब आती है तभी उसकी जेठानी जिया पर्दा हटाकर कहती है, सॉरी देवरानी, वो मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। ऐसा कहकर जेठानी जोर से हंसते हुए पानी पीकर पर्दे के पीछे चली जाती है। तभी डिम्पल टशन भरी आंखों से रणवीर को देखकर कहती है, यू नो व्हाट रणवीर, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। अब मैंने क्या कर दिया बेबी? तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? अरे इतनी मुश्किल से तो मेरे अंदर रोमांस जगा था, जेठानी जी ने सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी। हाँ, सो जाओ, गुड नाइट। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी एक कमरे में रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी एक सुबह जब जेठानी अपने ससुर को चाय दे रही होती है तभी हरी कहता है, अरे बहू, ये चाय और खाना पानी तो जिंदगी भर चलता रहेगा। अब जल्दी जल्दी मुझे ढेर सारे प्यारे प्यारे पोते पोती दे दो। ये सुनकर जिया गुस्से में पिनकते हुए किचन में आ जाती है और गुस्से में ग्लास बर्तन पटकने लगती है। अरे जेठानी जी, अपना गुस्सा बेचारे इन बर्तनों पर क्यों निकाल रही हो? देखो डिम्पल, मेरे जले पर नमक मत छिड़को। जब से शादी हुई है तब से मुझे अपना कमरा तुम्हारे साथ शेयर करना पड़ रहा है। अरे मैं भी तो एडजस्ट कर रही हूँ ना। हर बार मेरे अंदर सुहागरात के अरमान सुलगते हैं मगर आपके कारण वो अधूरे रह जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी कमरे को मुद्दा बनाकर लड़ने लगती हैं। तभी शोर सुनकर कौशल्या वहाँ आती है। अरे ये तुम दोनों क्या कर रही हो? झक मार रही हैं माँ जी। अरे तुम दोनों मुझसे कैसे बात कर रही हो? सुबह सुबह भांग खा ली है क्या? माँ जी आपने सुना नहीं, ससुर जी ने क्या कहा? उन्हें ढेर सारे पोता पोती चाहिए। अब मैं पिगी बैंक तो हूँ नहीं जिसे तोड़ा और ढेर सारे चिल्लड़ निकल आए। जब से शादी हुई है मुझे और देवरानी जी को एक ही कमरे में रहना पड़ता है। ऐसे में मुझे संजय के साथ रोमांस का चांस ही नहीं मिलता। अब जब सुहागरात ही नहीं होगी तो बच्चा आसमान से तो टपकेगा नहीं। और नहीं तो क्या माँ जी, अरे एक तो आपने हमें माचिस के डिब्बे जैसा कमरा दिया है और उस एक कमरे में हम दोनों देवरानी जेठानी को ठूस दिया है। अब आप ही बताइए सासू माँ, अगर हम दोनों देवरानी जेठानी की बॉलिंग बैटिंग होगी ही नहीं तो सिक्सर कहाँ से लगेगा? कैसे आएगा बच्चा? कौशल्या अपनी दोनों बहुओं की परेशानी को समझकर अपने पति हरि और दोनों बेटों संजय और रणवीर के सामने रखती है, जिसके बाद दोनों भाई मेहनत करके बहुत ही जल्द लीज पर 2 BHK का बड़ा घर ले लेते हैं, जहां अपना अपना पर्सनल कमरा देखकर दोनों देवरानी जेठानी बहुत खुश होती हैं। ऑल द बेस्ट देवरानी जी, तुम्हारी सुहागरात सक्सेसफुल जरूर। आपको भी जेठानी जी, फाइनली आज हमारे सुहागरात का सपना हमारे नए घर में आकर पूरा होगा। अरे कहाँ रह गई डिम्पल डार्लिंग? अब आ भी जाओ, मेरे अरमान बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आखिर में दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे में जाकर खुशी भरी सुहागरात मनाती हैं। तो वहीं हरि कौशल्या से कहता है, अरे भाग्यवान, अपने बेटों को देखकर आज मुझे अपने दिन याद आ गए। हजी दिन नहीं, रातें संजय के बापू। ऐसा कहते हुए कौशल्या शर्मा जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। पायल नाम की गोरी खूबसूरत लड़की अपनी गरीब माँ सुजाता के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहकर बड़ी दुख भरी जिंदगी बिता रही थी। पायल और सुजाता बहुत ही गरीब थे। बचपन में ही पायल के सर से उसके पिता का साया हट चुका था। तब से सुजाता ही अपनी बेटी पायल का पालन पोषण करने लगी। एक दिन सवेरे, पायल बिटिया, मैं कूड़ा चुनने गांव में जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना। माँ आप मत जाइए, सब लोग हमारा कितना मजाक बना रहे हैं। सब हमें भिखारी कहने लगे हैं। मुझे देखकर आस पड़ोस वाले सब ताने देते हैं कि देखो वो भिखारी की बेटी जा रही है। बिटिया, हमें लोगों की बात पर कोई ध्यान नहीं देना है। अब जीवन का गुजारा करने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। माँ, जब गुजारा करना ही है तो मैं बाहर जाकर कहीं काम करती हूँ ना, मुझे तो कहीं भी काम मिल सकता है। नहीं नहीं बिटिया, तू अब जवान हो चुकी है और आजकल के लोगों की नजरों नियतों का कोई भरोसा नहीं रहा। जब तक मेरे सीने में सांसें हैं तब तक मैं तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इस दुनिया में गरीब और मजबूरी का लोग बहुत गलत फायदा उठाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि माँ जैसी हस्ती कोई नहीं, जो दिन की गर्मी में रहकर रात की नींदें उड़ाकर अपने बच्चों को नया सवेरा दिखाती है। गिरते शरीर और बुढ़ापे का शरीर लिए सुजाता अपने हाथ में थैली लिए इस उम्मीद से अपने घर की चौखट से बाहर निकल जाती है कि आज उसकी बेटी को उसे पेट भर खाना खिलाना है। सारा दिन कड़ी धूप में सुजाता गांव में कूड़ा कचरा जमा करती है। बेटी की इज्जत पर कोई आंच न आए, इसलिए सालों से एक माँ अपने आप को कुर्बान किए ये काम कर रही है।
शाम का समय। थकी हारी सुजाता अपनी पीठ पर गांव के कई सारे कूड़े का वजन लिए कबाड़ी की दुकान में पहुंच जाती है। माँ जी, अपनी बेटी को भी अपने साथ लाया करिए ना। इस गर्मी में हम जैसे जवानों का जब इतना बुरा हाल हो रहा है तो आप तो बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े हो। बेटा, जब इस शरीर में ताकत बाकी है तो अपनी संतान को इस गरीबी का एहसास क्यों दिलाना। जो गरीबी और तकलीफ में मैंने अपने आप को ढाया है, वो गरीबी और मजबूरी का एहसास मैं अपनी बेटी को कभी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर सुजाता रमेश से पैसे लेकर एक होटल में जाती है और उन पैसों से थोड़ी सब्जी और रोटी लिए अपने घर चली जाती है। ले पायल बेटा, मैं तेरे लिए सब्जी ले आई। वाह सब्जी, चलिए माँ, हम दोनों मिलकर खाते हैं। सब्जी तो इतनी सी है, अगर मैं भी खाने लगी तो मेरी बिटिया का पेट नहीं भरेगा। बिटिया, मैंने वही होटल में ही खा लिया था। ये सब्जी मैं तेरे लिए लाई हूँ, तू खा ले। ये होती है माँ जो अपने शरीर का खून सुखाकर अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देती। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पायल बाजार में घूम रही थी, तभी एक अमीरजादे हरीश नाम के लड़के की नजर पायल की खूबसूरती पर पड़ती है। ये लड़की कितनी सुंदर है। हरीश पायल को पहली नजर में ही पसंद करने लगा था। वो चुपके से पायल का पीछा करता है और उसके घर चला जाता है। कौन है आप और इस तरह घर में कैसे घुस आए? मेरा नाम हरीश है और मैं इस गांव के जाने माने रईस शेखर साहब का बेटा हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर दोनों दंग रह जाते हैं। बेटा, हम आपको जानते नहीं तो हम आपसे रिश्ता कैसे कर सकते हैं? माँ जी, मैंने आपके बारे में सारी बातें पता की। जिस तकलीफ भरे हालात से आप दोनों अपना जीवन बिता रहे हैं, वो तकलीफ के बारे में सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इसलिए मैं आपकी बेटी से शादी करके उसके जीवन में खुशियां लाना चाहता हूँ, जिससे वो इस गरीबी को भूल जाए। हरीश की बातें सुनकर दोनों की आंखें भर आती है और कुछ दिनों में हरीश और पायल की शादी हो जाती है। झोपड़े में रहने वाली लड़की महलों की राजकुमारी बन जाती है। हरीश के घर उसकी माँ दामिनी और पिता शेखर थे। पायल अपने अमीर ससुराल में आकर वहाँ के ऐशो आराम देखकर बहुत खुश होने लगी। मिट्टी में सोने वाली आज मखमल के गद्दों पर सोने लगी। एक दिन सवेरे, पायल तुम खुश तो हो ना यहाँ? जी मैं बहुत खुश हूँ। तभी दामिनी वहाँ आती है। पायल बहू, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। यहाँ तुम्हें सवेरे जल्दी उठकर घर का काम करना होगा। चलो जल्दी रसोई में जाकर हम सबके लिए चाय नाश्ता बनाओ और इसके बाद पूरे घर की सफाई करो। ये सुनकर पायल रसोई में आती है। इतने बड़े घर की बहू होकर मैं घर में नौकर की तरह काम करूंगी, ये कतई नहीं हो सकता। तभी पायल अपने घर में 8 नौकर ले आती है और हर एक को अपना अपना काम बताने लगती है। ये देखकर दामिनी सहित सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये लोग कौन है बहू? ये इस घर के नौकर है। आज से ये सब घर में काम करेंगे और मेरे आदेश का पालन करेंगे। बहू, मैंने तुमसे कहा था घर का काम करने को, घर में नौकर लाने का नहीं कहा। माँ जी, मैं इतने बड़े घर की बहू हूँ, इतनी अमीर हूँ, मैं कैसे ये नौकरों जैसा काम कर सकती हूँ? अब मेरा स्टेटस अलग हो चुका है। पायल का घमंड देखकर सब दंग रह जाते हैं। इसी तरह पायल अपने ससुराल में अपना घमंड दिखाती रहती है। दिन प्रतिदिन पायल की इस हरकत से उसके ससुराल वाले काफी परेशान हो जाते हैं। एक दिन पायल अपनी नई दोस्त रिया के साथ घर के बगीचे में बैठी थी। तभी उसकी गरीब माँ सुजाता फटे पुराने कपड़े पहने अपनी बेटी से मिलने वहाँ चली आती है। पायल बिटिया, कितने दिन बाद तुझे देख रही हूँ। कैसी है मेरी बच्ची? अपनी माँ की एक बार भी तुझे याद नहीं आई? रिया पायल की माँ को देखकर हंसने लगती है। अरे पायल, ये भिखारन कौन है? ये माँ कहाँ से आ गई? मेरी दोस्त के सामने मेरा मजाक न बना दे कहीं माँ कि मेरी माँ इतनी फटीचर है। लगता है कोई भिखारन है, गलती से घर में घुस आई। ये लीजिए माँ जी 10 रुपए और खाना खा लेना। हाँ? अपनी बेटी के हाथों भीख लेकर उस माँ के कलेजे में आग शोले की तरह जलने लगती है। पायल बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तू अपनी माँ को भिखारन कह रही है। महलों के ऐशो आराम में अब तुझे तेरी माँ भिखारन लग रही है। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। शायद मेरे यहाँ आने से तुझे तकलीफ हो रही है। जिस माँ ने जीवन भर इतने संघर्ष करके अपनी बेटी को पाला, आज उसी बेटी को इतना घमंड आ गया कि वो अपनी गरीब माँ को भिखारन कहकर अपने घर से निकाल रही थी। तभी ये सारी बातें दामिनी सुन लेती है। रुक जाइए सुजाता बहन, ये क्या कर रही हो पायल बहू? जिस माँ ने अपनी जान लुटाकर तुम्हें इस काबिल बनाया कि आज तुम इतने बड़े महल में राज कर रही हो, उसी माँ को तुम भिखारन कहकर इस घर से निकाल रही हो।
जो लड़की अपनी माँ की नहीं हो सकती वो हमारी क्या होगी। निकल जाओ पायल मेरे घर से, अभी के अभी, और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल लेकर कभी यहाँ मत आना। ये बात सुनकर पायल घबरा जाती है। तभी उसकी बूढ़ी माँ सुजाता दामिनी के कदमों में गिर जाती है। नहीं, ऐसा मत कीजिए दामिनी बहन, मेरी बच्ची को इस घर से मत निकालिए। बड़ी गरीबी में अपना जीवन काटा है मेरी बच्ची ने, उसकी नसीब की ये खुशियाँ उससे मत छीनिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ दामिनी बहन, मेरी बच्ची को इस घर से मत निकालिए। अपनी माँ के आंसू देखकर पायल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। देख पायल, ये होती है माँ। जिस माँ को तू भिकारन कह रही थी, आज वही माँ तेरे संसार को बचाने मेरे कदमों में गिराई है। ये देखकर पायल बहुत रोने लगती है और अपनी माँ के कदमों में गिरकर अपनी माँ से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। और दामिनी पायल के साथ सुजाता को भी अपने बड़े घर में रख लेती है, जिसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है और पायल हमेशा अपनी माँ के साथ रहकर अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।